गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं रविंद्र योगी। आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 14 करेंगे, जिसमें हम इस इंट्रोडक्शन देखेंगे स्टैटिक्स का। तो मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स क्या होता है वो समझते हैं। इट इज़ द स्टडी ऑफ द कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब ये स्टैटिक्स का मीन्स होता है किसी भी डाटा की के कलेक्शन की या एनालिसिस या प्रेजेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन की जिसमें स्टडी की जाती है उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है डाटा। ये डाटा क्या होता है? डाटा जैसे जैसे हमारी मार्कशीट है ना। मार्कशीट के अंदर हमारे सभी सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, तो ये हमारा एक तरह का डाटा हो गया। या फिर हम कह सकते हैं गुड्स प्राइस लिस्ट है। हमने कोई सामान खरीद रहे हैं तो उसकी पूरी प्राइस लिस्ट लिखी हुई है, तो वो एक तरह का हमारे पास डेटा हो गया। इस तरह के हमारे पास और भी कई सारे डेटा हो सकते हैं, कई तरीके से डाटा हो सकते हैं। डाटा का मीनिंग समझने के आने के बाद हम देखते हैं इसको प्रेजेंट कैसे किया जाता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा क्या है? वी कैन प्रेजेंट डाटा बाय वेरियस वे। हम इस डाटा को कई तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, लाइक टेबल में, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और पाई चार्ट। इन सारे तरीक़ों से हम डाटा को मेंशन कर सकते हैं। और भी कई तरीके होते हैं, पर मैथ्स में इसको प्रेजेंट करने का यही तरीका होता है। तो यहाँ पर हम टेबल, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में ही पढ़ेंगे। पाई चार्ट हमारे सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट वन है इसमें इम्पोर्टेंट, सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ डाटा ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। इसमें 3 चीज़ होती हैं, मीन, मोड और मीडियन। मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। तो इसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा में टेबल को देखते हैं। देखो टेबल में क्या होता है, 2 कॉलम दिए हैं, एक में वेट लिखा है, एक में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिखे हैं। तो ये जो वेट वाला कॉलम है ये तो आपका XI कहलाएगा, और जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट है ये FI कहलाएगा। यानी एक तरफ वेट दे रखा है और इतने वेट वाले कितने स्टूडेंट्स हैं वो दे रखे हैं। तो ये टेबल समझ में आया। बार ग्राफ, बार ग्राफ में क्या होता है कि एक X एक्सेस है और एक Y एक्सेस है। तो जो X एक्सेस और Y एक्सेस के बीच में ये बार बने हुए हैं, है ना। ये जो बार बने हुए हैं इनके बीच की जो ब्रीड्थ है ये इक्वल होती है ना। हाइट इसकी डिफरेंट हो सकती है पर विड्थ इक्वल होती है। जिसमें विड्थ इक्वल होती है उसे हम क्या कहते हैं? हम उसे बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम दिया हुआ है आपको। नेक्स्ट इसमें ये लगता बार ग्राफ जैसे ही है, पर ये बार ग्राफ नहीं है, बार ग्राफ से काफ़ी डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? देखो इसमें इनकी जो विड्थ दे रखी है, ब्रीथ जो दे रखी है, ये डिफरेंट है। स्टार्टिंग में देखो 2 का डिफरेंस है, 2 यूनिट का डिफरेंस है, फिर 1 यूनिट के डिफरेंस दिख रहे हैं, और लास्ट में 3 यूनिट का। तो ये होता है हमारा हिस्टोग्राम। हमारा नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में क्या होता है, ये पहले हम ग्राफ के अंदर पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे कि A पॉइंट है 13.50 पर, और B पॉइंट है 14.5 पर 5 यूनिट, है ना। ऐसे 155 पे 10 यूनिट, इस तरह से पॉइंट्स मिलते हैं। फिर हम इसे लाइन से मिला देते हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर हम सबसे पहले मीन फाइंड करते हैं। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, मार्क्स स्कोर इन एग्ज़ाम बाय 5 स्टूडेंट। 5 स्टूडेंट के द्वारा ये मार्क्स फाइंड किए हैं किसी स्टूडेंट ने। 40, 67, 33, 60 एंड 80 मार्क्स मिले हैं। अब हमें इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं X बार, ठीक है। जो मीन होता है उसे रिप्रेजेंट करने के का सिंबल क्या है? X के ऊपर हम बार लगा देते हैं। और ये क्या होता है? जो कि हमारा एवरेज होता है। एवरेज निकालना आप जानते होंगे, सेम एज इट इज़ हमें एवरेज निकालना है। यानी एवरेज क्या होता है? यानी मीन का फार्मूला क्या बनेगा? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब हो गया ये जितने भी आपको डेटा दिया हुआ है इन सब का सम करना है। और नंबर ऑफ़ ये कितने हैं? 5 हैं। तो इसमें सम करके हम 5 का डिवाइड कर देंगे। 40, 67, 33, 60 और 80 को ऐड किया और डिवाइड बाय 5 किया। तो 40, 67, 33, 60 और 80 का ऐड कितना है? 280 अपॉन 5। 5 से डिवाइड किया, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो ये 56। ये जो 56 आया यही क्या हुआ? ये इसका मीन हुआ, ठीक है। आपको फाइंड करना आया होगा
बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो मीन अगर इस टेबल फॉर्म में बना आ जाता है तो हमें मीन फाइंड करना है। तो इसको मीन फाइंड करने के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले मार्क्स दिए हैं और दूसरे कॉलम में हमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स दिए हैं। तो ये नंबर ऑफ़ मार्क्स है, इसे हम एक्स आई से रिप्रेजेंट करेंगे और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को एफ आई फ्रीक्वेंसी से मेंशन करेंगे। अब इसे सॉल्व करने के लिए बगल में एक और कॉलम ड्रॉ करेंगे और इसमें हम इनका मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई। जैसे 30 इंटू 1 30 आ गया, 40 इंटू 3 120, 50 इंटू 3 150, 60 इंटू 2 120, 70 इंटू 1 70, ये आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो एफ आई वाला कॉलम है इसका सम करेंगे। तो ये सिग्मा एफ आई हो जाएगा। ये सिग्मा का मतलब हो गया इसका सम। तो सिग्मा एफ आई बराबर 10 आ गया। अब हम एफ आई एक्स आई वाले कॉलम का भी सम करेंगे। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई बन जाएगा ये, जो कि कितना आ जाएगा 490, इसको सम करने के बाद। ठीक है, अब इस तरह से जब टेबल फॉर्म में होता है तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला एक्स बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब ये टेबल से वैल्यू पुट करेंगे 490 अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 49 इसका मीन आ जाएगा, है ना। एक और मेथड होता है इंटरवल में जब मार्क्स दिए हों, तो वो हम क्वेश्चंस में समझेंगे। अब हम मीडियन सॉल्व करना देखते हैं। तो मीडियन सॉल्व करने के लिए ये मार्क्स स्कोर इन एग्ज़ाम बाय 7 स्टूडेंट्स 40 67 33 60 80 100 एंड 70, ये मार्क्स दिए हुए हैं। इसका मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है वैल्यू ऑफ द मिडिल ऑब्जर्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ये मार्क्स दिए हुए हैं इन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, यानी छोटे से बड़े की ओर हम इन्हें जमाते हैं। तो हमने इनको रीअरेंज किया तो ये आ गया 33 40 60 67 70 80 और 100। अब हमने देखा नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। तो ये नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो ये जो 7 नंबर है, 7 ऑड नंबर है या इवन? ऑब्वियसली ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो हम ऊपर वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे n+1/2 ऑब्जर्वेशन। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और इसी से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो हमने वैल्यू पुट की इस फार्मूले में, n की जगह हमने 7 पुट किया, तो 7 + 1/2 यानी 8/2 यानी 4th। ये 4 जो आया ये मीडियन नहीं है, ये 4th टर्म जो होगा वही इसका मीडियन होगा। तो हमने जो असेंडिंग ऑर्डर में जमाया इसमें 4th टर्म देखी, तो ये 4th टर्म कितनी है, 67। तो ये 67 ही इसका क्या है, मीडियन होगा। अब अगर ये ऑड नंबर ना हो के इवन नंबर होते तो हम सेकंड वाला फार्मूला अप्लाई करते और इसका आंसर फाइंड कर लेते, मीडियन फाइंड कर लेते। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक नंबर बढ़ा देता हूँ। तो मैंने एक नंबर 63 इसमें ऐड कर दिया, तो ये अब 8 स्टूडेंट्स हो गए, 7 की जगह 8 स्टूडेंट्स हो गए। तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो मैंने ये नीचे रीअरेंज कर दिया, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। अब असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद हमें मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पर इवन वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे और n की जगह हम 8 पुट कर देंगे। तो हमने 8/2 टर्म प्लस 8/2 प्लस 1 टर्म, 8/2 का मतलब हो गया 4th टर्म और ये 4 + 1 यानी 5th टर्म डिवाइड बाय 2, यानी 4th और 5th टर्म को ऐड करने के बाद डिवाइड बाय 2 करेंगे, जो वैल्यू आएगी वो उसका मीडियन होगा। तो हमने देखा इसके अंदर 4th टर्म क्या है 63 है और 5th टर्म क्या है 67। तो इन दोनों को ऐड किया तो डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ऐड करने पे 130 आया, 130/2 लिखा, तो इसका आंसर क्या आया 65। तो इस सेंट्रल टेंडेंसी का मीडियन क्या हुआ 65 हुआ। हम मोड के बारे में देखते हैं। मोड फाइंड करने के लिए कैसे फाइंड करते हैं, देखिए मार्क्स स्कोर इन एग्ज़ाम बाय 7 स्टूडेंट्स, 7 स्टूडेंट्स ने ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। अब इसका हमें क्या बताना है, मोड बताना है। मोड क्या होता है, मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसी को क्या कहते हैं, हम मोड कहते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा बार देखो 3 × 60 आया, तो 60 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।